यशवंत में जो आपने कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी पे जो ओपिनियन पोल किया है, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की पोजीशन अगस्त 2025 में कंसोलिडेट हो गई कि अगर इंडिया अलायंस में किसको लीड करना चाहिए वो 28% वो क्लैरिटी आ गई। और यही मैं आपको ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फरवरी 2024 मतलब 1.5 साल पहले आज से राहुल गांधी मात्र 21% पे थे जी। लेकिन ममता बनर्जी एकदम पीछे खड़ी थी 16% पे और केजरीवाल तो बल्कि 17% पे थे जी। तो अब केजरीवाल 6% पर है, ममता बनर्जी 7% पे है। तो कम से कम जो आप कह रहे हैं कि भले ही मोदी और राहुल गांधी का गैप डबल है, मतलब जब इंडिविजुअली 1-to-1 करते हैं, लेकिन कम से कम राहुल गांधी अपना बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और एक बात हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो टोटल अपोजिशन का वोट है वो वोट अगर आप ऐसे देखेंगे तो 50% के आसपास है। जो नॉन बीजेपी अपोजिशन का वोट है वो कम वोट नहीं है। उस वोट के अंदर अगर राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ती है तो वो अच्छा है उनके लिए और कांग्रेस के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, राहुल गांधी जी का ग्राफ जो है फ्लक्चुएट होता है। वो 25-30% जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 25-30% जाता है, नीचे आता है। ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है इसको ध्यान में रखिए। उसका फ्लक्चुएशन का कारण ये है कि राहुल गांधी जी के आक्रामक कैंपेन और एक्टिविटी के फेजेस आते हैं। ये हम सब ने पिछले 11 साल में ऑब्जर्व किया। एकदम से आक्रामकता बढ़ती है, फिर उसके बाद में थोड़ा धीमे हो जाती है, फिर एकदम से बढ़ती है, फिर धीमे हो जाती है। तो कंटिन्यूअस आक्रामकता उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो इस सब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके वो मोदी के खिलाफ, राहुल गांधी मेन चैलेंजर हैं, इसमें अब कोई शक नहीं, पहले भी नहीं था। लेकिन इसको अब अगले लेवल पे ले जाने के लिए ये आक्रामकता उन्हें लगातार जारी रखनी पड़ेगी, बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश लिए। तो ये शायद ये महत्वपूर्ण बात होगी। और अगर वो इसको मेंटेन रखते हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तो उनका ग्राफ हम लगातार निगाह रखेंगे ट्रैकर्स में भी, और अगले MOTN तक देखेंगे कि कितना और आगे बढ़ रहा है। तो इसी से जुड़े हुए 2 आंकड़े यशवंत, में आखिर में इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। लोगों के मन में ये बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस ही रियल अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि फरवरी में ये आंकड़ा 64% पे था, अब वो 66% पे चला गया कि भाई देश की अगर कोई विपक्ष है तो वो कांग्रेस है। तो जैसे राहुल गांधी कंसोलिडेट कर रहे हैं वैसे ही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट करके उभर रही है। और दूसरी बात ये लोगों से पूछा आपने जब कि इंडिया अलायंस को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं, आम आदमी पार्टी उससे निकल गई है, तो ये आंकड़ा थोड़ा घटा है। पहले 65% था, अब ये 63% पे आ गया। लेकिन 63% बहुत होता है। हाँ, तो मतलब मैं कह रहा हूं अभी भी देश चाहता है, बहुत अंतर नहीं है। प्लीज इस बात को मेरे ध्यान रखिए कि 63 और 65 में 2% का गैप है। 3% का तो मार्जिन ऑफ एरर भी होता है स्टैटिस्टिकल साइंस में। 2/3 जनता देश की ये मान रही है कि इंडिया अलायंस चलना चाहिए, देश को एक मजबूत विपक्ष चाहिए, देश की जनता। और जब आप 2/3 की बात करते हैं तो एक बात मत भूलिए, इसका अर्थ बहुत साफ है कि उसमें 15-20% NDA और भाजपा के भी समर्थक हैं जी, क्योंकि विपक्ष के वोट 2/3 नहीं है इस मुल्क में जी। इसका अर्थ बहुत साफ है कि देश एक अच्छा मजबूत विपक्ष चाहता है, और देश को यह भी क्लैरिटी है बड़ी तादाद में कि विपक्ष की धुरी में मुख्य पार्टी कांग्रेस ही है। इस दोनों चीजों में कोई संदेह नहीं है। तो एक अच्छे मजबूत विपक्ष की तलाश में, और इंडिया अलायंस कितना, क्योंकि जो विपक्ष अभी जैसे बिहार चुनाव हो रहा है उसमें एक मजबूती से इंडिया अलायंस लड़ेगा, लेकिन जब अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे तो अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं आई है कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। क्या कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ में चुनाव लड़ेंगे? इसके आसार अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में ठीक है, मैं मान सकता हूं कि इंडिया अलायंस जैसा था वैसा चल रहा है। केरल के केस में तो इंडिया अलायंस की आपस में ही लड़ाई है, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की, और उसमें तीसरा मोर्चा बीजेपी इतनी तेजी से वहां पर इस समय बढ़ रहा है। मतलब कोई सत्ता की लाइन में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जो पार्टी एकदम ही हाशिए पे थी वो अगर तीसरा मोर्चा बड़े 25% वोट के आसपास पहुंचने लगे तो 25% का एक वोट शेयर का थ्रेशोल्ड केरल में ऐसा है जिसके बाद में किसी भी पार्टी को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और लोकसभा में बीजेपी का वहां खाता भी खुला है, तो वो एक अलग एंगल है। आसाम में तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस तृणमूल को घास नहीं डाल रही। तो क्या आसाम और बंगाल में ये लोग रेसिप्रोकल तरीके से एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये भी देखने का होगा मसला। तो देश ये भी देखते हैं, जनता देखती है कि ये लोग कितना सच में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं, वो भी देखने की एक बात है। लेकिन क्लैरिटी बहुत साफ है, देश को मजबूत विपक्ष चाहिए। देश चाहता है कि इंडिया अलायंस कंटिन्यू करे, और देश ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ में कह रहा है कि अगर इंडिया अलायंस कंटिन्यू भी करता है तो उसकी मुख्य धुरी केवल और केवल कांग्रेस ही होने वाली है।